आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसका विस्तृत स्टडी करेंगे हम लोग। ज्वालामुखी, जिसको वोल्केनो कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी जो है, इसका केंद्रीय जो व्यास है वो 6371 किलोमीटर है, और ये धरातल है। धरातल से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व जो है बढ़ते जाता है, और घनत्व तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। तो भूगर्भ में टेम्परेचर इतना अधिक है कि पृथ्वी के तह में जो है, जो लिक्विड अवस्था से भरा हुआ है, और लिक्विड अवस्था से इस रूप में भरा हुआ है कि वो पूरा लिक्विड जो है, मानो इतनी ज्यादा टेम्परेचर है कि वो जिस तरह से एक बीकर लीजिए और एक बीकर को आप हीट दीजिए, और हीट देने के बाद उसमें जल कैसे उबलते हैं, उसमें कागज का कुछ टुकड़ा डाल दीजिए आप, और टुकड़ा डालने के बाद जब उबलेगा वो पानी, तो आप देखेंगे कि उस तरह से कैसे ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के गर्भ में भी नीचे हो रहे हैं, यानी लिक्विड जो मैग्मा है, वो मैग्मा का बॉइलिंग हो रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है और बॉइलिंग हो रहा है। तो जहां पे दलदल भूमि है, जहां पे कमजोर भूमि है, उस भूमि को वो क्या कर रहा है, फाड़ करके ऊपर निकल रहा है। जब ये पृथ्वी का धरातल है, और ये धरातल है, तो धरातल में ये नीचे पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा पड़ा हुआ है, और मैग्मा पड़ा हुआ है, तो हम ये मैग्मा जो है किसी न किसी प्लेट पर टिका हुआ है। हम लोग विशेष रूप से इसका और अगर स्टडी करेंगे आगे तो पता चलेगा। तो प्लेट कई प्रकार के हैं, और प्लेट के कारण ये प्लेट हमेशा खिसकते रहते हैं, और खिसकते रहते हैं तो किसी न किसी रूप में इसमें गति भी आती रहती है। तो होता क्या है कि जहां पे भूमि दलदल, जब मैग्मा लिक्विड अवस्था में है, वो बॉइलिंग हो रहा है, इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर है कि कहा नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। और जहां पे भूमि कमजोर है, दलदल है, वहां पे कमजोर भूमि को वो फाड़ करके ऊपर निकल जाता है। जब कमजोर भूमि को फाड़ करके ऊपर से ऐसे निकला, तो निकलने के बाद जो कहा जाता है कि इससे क्या क्या निकला, जब कमजोर भूमि, दलदल भूमि जहां है, उस भूमि को ये मैग्मा जो है भेजते हुए, उद्भेदन करते हुए वो पृथ्वी के धरातल पर ऊपर आ जाती है। और ऊपर आने के बाद सबसे पहले होता क्या है कि यहां ऐसे ऐसे निकलना शुरू किया। तो ये जो निकलना शुरू किया, तो इतना टेम्परेचर है कि लौ के रूप में निकल रहा है, और लौ के रूप में निकल रहा है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे निकल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहे हैं, जलवाष्प भी निकल रहा है, ठीक है, और कई प्रकार की इससे गैस निकल रहे हैं। यहां तक कि एसो2 भी इससे निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, छोटे छोटे सरसों की दाने से लेकर बड़े बड़े चट्टाने तक की भी निकल रही है। और निकलते निकलते जो कहा जाता है कि इतना निकल रहा है कि निकलते निकलते जो है ये क्या ले लिया, एक पहाड़ का रूप इस तरह से ले लेता है, ठीक है। अगर लिक्विड ज्यादा पतला है, तो वो लिक्विड अगर का उसका श्यानता अधिक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, फैलते जाता है, बहुत दूर में फैल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर गाढ़ा है तो एक पर्वत का रूप धारण ले लेता है, एक टीला का रूप धारण ले लेता है, और कालांतर में पर्वत का निर्माण कर देता है। लेकिन हम लोग मिट्टी का निर्माण चैप्टर में भी इसका स्टडी किए थे कि दक्षिण भारत जो है बैसाल्टी चट्टानों से निर्मित है, और किसी न किसी रूप में दरारी उद्भेदन से, तो दरारी उद्भेदन तो ज्वालामुखी ही है, बैसाल्टी चट्टान से निर्मित यानी ज्वालामुखी से निर्मित है। वो उस समय 5 लाख किलोमीटर में वो जो भूमि फैला हुआ है काली मिट्टी, तो वो दरारी उद्भेदन से ही। तो क्या था, वहां पे
लिक्विड जो निकली थी दरारी उद्भेदन से, ज्वालामुखी में जो लिक्विड निकली थी, वो लिक्विड क्या था, पतला था, जिससे जो है 5 लाख किलोमीटर में ये फैल गया। लेकिन अगर वो जो ज्यादा लिक्विड अगर गाढ़े के रूप में निकलता है तो यहां पे एक पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। ये बैसाल्टिक चट्टान, कायांतरिक चट्टान, कालांतर में यही निकलते हैं, कई प्रकार के चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो जहां से ये जो कहा जाता है कि निकलता है, जिस मुंह से यहां पे निकलना शुरू किया उस मुंह को बोला जाता है ज्वालामुखी। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी। जिस मुख से वो निकलता है उसको क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी बोला जाता है। और यहां पे क्या इसको बोला जाता है? क्रेटर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर में ये क्या है? अगर लिक्विड अवस्था में ये है तो ये मैग्मा हो गया। ठीक है, तो मैग्मा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर लिक्विड अवस्था में पड़े हुए जो भी पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो इस तरह से जो है ऊपर आते रहता है, ये प्रक्रिया चलते रहता है। देखिए होता क्या है कि ये टीला के रूप में तो धारण कर लिया, लेकिन कहने का मतलब है कि इतनी अगर यहाँ पे मैग्मा लिक्विड था, ये टोटल अगर निकल गया इतना भूमि में, तो ये रिक्त स्थान हो गया। तो रिक्त स्थान हो गया तो खाली जगह ये हो गया। तो कालांतर में क्या होता है कि कभी कभी ये जो है अपनी इतनी ज्यादा क्षमता इसकी हो गई कि लाखों वर्ष में ये कभी कभी इसका क्या हो जाता है, ये जो पर्वत या टीला का निर्माण किया तो ये धंस जाता, धंस करके क्या हुआ, ये इसी में चला गया। तो इसी में चला गया तो ये कटोरे की भांति ये क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया। तो इसको बोला जाता है कालडेरा। कालडेरा, फिर से ध्यान से समझिए, कालडेरा किसको कहते हैं? जब दरारी उद्भेदन हुआ, मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकली, तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जहां से निकली वहां पर रिक्त स्थान हो गया, खाली जगह हो गया। और वो खाली जगह जो उसके ऊपर जो टीला बना था, जो ज्वालामुखी का निर्माण हुआ था, पर्वत का निर्माण हुआ था, वो कालांतर में क्या हो गया, फंस गया, ढह गया। और ढहने के बाद किसमें? ये मैग्मा वाली जो खाली भूमि थी उसमें धारण कर लिया। और कालांतर में जब धारण कर लिया तो ये कटोरी की भांति यहाँ पे क्या हो गया इसको, और इसी में जल पानी का फिर जमा हो जाता है, इसी को बोला जाता है कालडेरा। दुनिया में सबसे बड़ा कालडेरा जो है फिलीपींस में है, अपोलाकी। क्या है? कालडेरा दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? फिलीपींस में। फिलीपींस में सबसे बड़ा कालडेरा है जिसका नाम है अपोलाकी। ठीक है, अपोलाकी फिलीपींस में है और सबसे बड़ा कालडेरा, यानी कह सकते हैं कि ये जो है ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी से जो निर्माण हुआ उसको धंसने से इसका निर्माण होता है, ये कालडेरा कहला गया। लेकिन होता क्या है कि मैग्मा अगर इससे निकल रहा है तो निकलने के बाद यहां पे देखिए तो एक कीप की आकृति बन रहा है। तो ये कीप की आकृति में कालांतर में यहां पे पानी जमा हो जाता है। ठीक है, यानी ज्वालामुखी का जब उद्भेदन होता है, दरारी उद्भेदन से जब ज्वालामुखी का बाहर निकलता है, ज्वाला बाहर निकलता है, तो ये कीप की भांति, फैनल की भांति जो कहा जाता है, एक शेप बना लेता है। और इसमें कालांतर में जो है जल का जमाव हो जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेटर। और क्रेटर बोला जाता है। और कालांतर में जो कहा जाता है कि ये क्रेटर झील का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? क्रेटर झील का निर्माण करता है। दुनिया में सबसे बड़ा भारत में भी जो कहा जाता है क्रेटर झील है। तो इस तरह से जो कहा जाता है कि कालडेरा जो कहा जाता है कि दरारी उद्भेदन से बना हुआ जो कहा कालडेरा और क्रेटर झील दोनों इससे निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में आता है। मैं इस फिगर को हटाता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में आता है। यहां कोई ना कोई ज्वालामुखी हमेशा से उद्भेदन होते रहता है, हमेशा प्रसुप्त अवस्था में यहां पे रहते हैं ज्वालामुखी। और ये कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी का घर इंडोनेशिया को भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जान माल की क्षति अगर आज तक ज्वालामुखी द्वारा हुआ है तो कहां हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। तो
ये चीज तो हो गया। अब हम लोग ज्वालामुखी का प्रकार पढ़ते हैं। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर सक्रियता को आधार मानकर ज्वालामुखी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है सक्रिय, दूसरा जो है प्रसुप्त और तीसरा सुप्त। यहां ध्यान दीजिए, ये सक्रिय कहने का मतलब है कि जागृत कहने का मतलब है कि अभी दरारी उद्भेदन इससे चल रहा है, हमेशा से दरारी उद्भेदन इसमें हो रहा है। इसमें विशेष रूप से जो कहा जाता है कि सिसिली द्वीप का माउंट एटना, इसका मैं बता रहा हूं, सिसिली द्वीप है, वहां पे सिसिली द्वीप पर कौन, माउंट एटना जो है ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है, वो हमेशा सक्रिय उसी उद्भेदन हो रहा है। लिपारी पर अस्ट्राम्बोली, लिपारी पर क्या, अस्ट्राम्बोली। एंडीज पर्वत पर कोटोपैक्सी। यहां ध्यान दीजिए, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो कहा जाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित कोटोपैक्सी है। ठीक है, एंडीज पर्वत पर पड़ता है, जो इक्वाडोर जो बोल सकते हैं, जगह का नाम इक्वाडोर एंडीज पर्वत पर है। और कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर इक्वाडोर है, कोटोपैक्सी है। ठीक है, उसके बाद जो है माउंट ट्रेप्स मौना लोवा हवाई द्वीप पर है। ठीक है, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, ये जो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां है, हवाई द्वीप का मोनोलोवा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का मोनोलोवा है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन द्वीप पर। ठीक है, बैरन द्वीप पर जो कहा जाता है अंडमान निकोबार का जो है, ये जो है बैरन हमेशा जो है सक्रिय से रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है हमेशा से रहा है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा से दरारी उद्भेदन होते रहा है और वर्तमान समय में इसका दरारी उद्भेदन हो रहा है। प्रसुप्त वैसा ज्वालामुखी जो भविष्य में दरारी उद्भेदन हुआ था, भविष्य में किसी न किसी रूप में उससे जो कहा जाता है कि दरारी उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय अभी सुप्त अवस्था में है, वर्तमान समय में अभी जागृत नहीं है, लेकिन भविष्य में संभावना किया जा रहा है कि जागृत हो सकता है। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, सुप्त बोला जाता है। कहने का मतलब है कि सुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में सुप्त अवस्था में है, लेकिन पिछले समय में दरारी उद्भेदन हुआ था और वर्तमान में उससे संभावना किया जाता है कि यह ज्वालामुखी जागृत अवस्था में आ सकती है और जान माल की क्षति कर सकती है। तो वैसी स्थिति को, वैसे को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसा में होता है विसुवियस का, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस जो है प्रसुप्त है। जापान का फ्यूजियामा, नारकोंडम अंडमान निकोबार का
अंडमान निकोबार यानी भारत का नारकोंडम। नारकोंडम बहुत पहले सुप्त अवस्था में था, सक्रिय अवस्था में था, जागृत अवस्था में था, लेकिन वर्तमान में क्या है, सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन भविष्य में सक्रिय होने की संभावना आज भी है। इसके बाद जो कहा जाता है क्राकाटाओ, क्राकाटाओ, क्राकाटाओ ये पड़ता है इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। ये जो है प्रसुप्त है। अब इसके बाद आता है प्रसुप्त के बाद मृत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जो भविष्य में कोई संभावना उससे नहीं है, भविष्य में किसी प्रकार का संभावना नहीं है कि यह सक्रिय अवस्था में आएगा, तो ऐसे को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी भी बोला जाता है, मृत ज्वालामुखी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण में हो जाएगा म्यांमार का पोप, म्यांमार में पोप ज्वालामुखी शांत और मृत का उदाहरण है। तंजानिया में किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो जो है मृत का उदाहरण है। उसके बाद आपको कोह सुल्तान ईरान का, ईरान का कोह सुल्तान, ये तो ज्वालामुखी चल ही रहा है, लेकिन देखिए भविष्य में जो कहा जाता है एशिया, यूरोप और अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये तीन महाद्वीप में वर्तमान समय में अभी ज्वालामुखी जागृत अवस्था में है, और तीनों में है इंडोनेशिया का सुमेरु यानी एशिया का सुमेरु जो इंडोनेशिया में पड़ता है, और इटली का अस्ट्राम्बोली और अमेरिका का मोनालोवा। कुछ दिन पहले तीनों का उद्भेदन एक ही सप्ताह में शुरू हो गया, और मोनालोवा अमेरिका का, इटली का अस्ट्राम्बोली और इंडोनेशिया का सुमेरु, ये तीनों ज्वालामुखी जो है एक व एक भड़के, और तीनों का लगभग दूरी 10,000 किलोमीटर से अधिक है, और तीनों तीन महादेश में है। लेकिन जब एक का जागृति अवस्था चालू हुई तो दूसरे का भी हो गया, यानी तीनों एक ही बीच में चालू हो गए, और इतना इन लोग तीनों विनाशकारी रूप धारण कर लिया कि उस पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा भूगोलवेताओं का कहना है कि किसी न किसी रूप में इन तीनों ज्वालामुखी का केंद्र बिंदु एक ही है, किसी का तीनों का किसी न किसी रूप में जुड़ाव कहीं ना कहीं एक है, और ये जो है एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है, क्योंकि जिस रास्ते से अगर ये तीनों का जुड़ाव हुआ है तो कहीं ना कहीं उस रास्ते से भी दुर्घटना होने की संभावना है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है, और जितनी भूमि पर दबाव पड़ेगी, जितना टेम्परेचर गर्म का बढ़ता जाएगा, और ये स्थिति ज्वालामुखी उतना विकराल रूप धारण करती चली जाएगी। तो बस मैं यही आज के वीडियो में यहीं तक कहूंगा, और इसी के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और किसी न किसी रूप में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।